Namaste, Vanakkam, and Neo. As you know, I am your teacher Khushi and welcome to Didi की पाठशाला। तो क्लास 12 आप लोगों का चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, जो हम लोगों ने शुरू किया था कल और पार्ट 1 हम उसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। कल वाले चैप्टर में हमने दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा था कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से एरियाज आते हैं। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था कि पाकिस्तान में किस तरीके से स्वतंत्रता के बाद वहां की राजनीतिक स्थिति कैसी रही है। आज हम मतलब एक तरीके से बोला जाए तो दूसरा पाकिस्तान जो है आपका पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, उसके बारे में बात करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त जब विभाजन भी हुआ था, आप लोगों को पता है कि भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, वो उस विभाजित भी हुआ था। तो विभाजित होते वक्त जो विभाजन का क्राइटेरिया था वो क्या था कि मतलब धर्म के आधार पर विभाजन होगा। तो जो हिंदू बहुल एरिया है वो आपके भारत के अंदर आ जाएंगे और जहां पर इस्लामिक लोगों की या मुसलमान लोगों की संख्या ज्यादा है वो पाकिस्तान के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा देखा गया कि जो आज पाकिस्तान है वो पश्चिमी एरिया और बांग्लादेश वाला, जिसे उस समय पर पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, वहां पर जो उस समय पर बंगाल और असम हुआ करते थे ब्रिटिश राज के समय पर, उसे क्या बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन बीच में भारत था, ठीक है। इसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था अच्छे से और बहुत डिफरेंसेस उनमें देखने को मिलते थे, ठीक है। तो आज हम बांग्लादेश की बात करेंगे। तो बांग्लादेश में क्या है, 1947 से 1971 तक ये क्या रहा, ये पाकिस्तान का अंग रहा। और इसको पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान का क्या अंग था, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। जो आज हम पाकिस्तान देखते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान है, क्योंकि आप खुद देखो, डायरेक्शन देखोगे ना तो वो पश्चिम की तरफ है और ये पूर्व की तरफ है। बांग्लादेश है ना, हमारे इंडिया के मतलब पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था और ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान। ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्शन थी, ये है पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान और बीच में इंडिया, ठीक है। इस तरीके से इसकी मतलब वो थी, मतलब सिचुएशन थी, ठीक है। तो पाकिस्तान का अंग था, पूर्वी पाकिस्तान इसको बोला जाता था। अगर हम बात करें तो ये किससे विभाजित होकर बना था, तो ब्रिटिश राज के समय पर जो बंगाल और असम का एरिया था उससे विभाजित होकर आपका ये पूर्वी पाकिस्तान बना था। कब बना था, 1947 में। हमारी आजादी के साथ ही ये भी आजाद हुआ था, ठीक है। और पहले ये सब भारत का ही अंग थे, ठीक है। अब बात करें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हुई कि भाई ये जो पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया है ये बांग्लादेश बन गया। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो क्या कर रहा था, क्योंकि वहां की साइड उर्दू का ज्यादा बोलबाला था, उर्दू थी वहां की भाषा, तो पश्चिमी पाकिस्तान जबरदस्ती या जबरन पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा और अपनी संस्कृति थोपने पर लगा हुआ था। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो बंगाल के लोग थे, तो ये अपनी बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। इनको लग रहा था कि हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को हमसे क्या किया जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। हमारी संस्कृति हमसे छीनी जा रही है। तो इस वजह से एक कारण ये बना कि बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और उन पर जबरन उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। एक कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि राजनीतिक सत्ता में उन्होंने हिस्सेदारी की मांग की। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब पूर्वी पाकिस्तान भी अंग है, वहां के लोग भी हैं, तो जब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे राय नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों ही हिस्से हैं पाकिस्तान के, तो यहाँ के लोगों से भी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का भी तो प्रशासन में या कहीं भी पावर में कोई योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में जैसे मम्मी पूछती है ना, बेटा क्या बनाऊं, करेले, मम्मी आप बोलोगे मम्मी पनीर बनाओ, है ना, आप बताओगे अपनी चॉइस, ये बनाओ वो बनाओ, मम्मी बोलते हैं चुपचाप करेले खा ले, करेले बने हुए, है ना। ये तो ये वही बात हो गई। पूर्वी पाकिस्तान के साथ यही बिहेव हो रहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान सारी चीजें पहले से ही रेडी करके बैठा था, उनके पास बस ले जाके जी आपको ये करना है। वो बोले हमसे तो पूछ लो, जैसे हम पूछ रहे हैं, मम्मी हमसे भी तो पूछ लिया करो कभी क्या बनाना है, आप तो रोज करेला बना देती हो, घी बना देती हो, वैसे अच्छा होता है, हेल्थ के लिए खाना चाहिए, मैं भी खाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी खाया करो। तो ये तो एक मैंने समझाने के लिए बताया। तो इस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ। क्या भाई वो भी मांग रहे थे हमें भी प्रशासन में हिस्सेदारी दो, हमें भी मतलब सत्ता में आना है। तो प्रशासन में उनका मानना था कि हमें भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अब इस आंदोलन का या उनकी आवाज कौन बना, तो यहाँ पर उनकी आवाज या उनका नेता बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। कौन बनते हैं, शेख मुजीबुर
रहमान, ठीक है। और ये बनाते हैं 1970 में अवामी लीग। और अवामी लीग जो इनकी पार्टी होती है, जब चुनाव कराया जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो चुनाव में अवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीत जाती है, ठीक है। अब जब वो सारी सीटें जीत गई तो मुजीबुर रहमान को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो अब अलग भी करा सकते हैं, हम तो स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये चीज देखी तो पश्चिमी पाकिस्तान को डर लग गया। तो इस डर के कारण पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, अपना दबदबा दिखाकर या अपनी पावर दिखाकर मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करा लिया या गिरफ्तार कर दिया। और उस समय पर पश्चिमी पाकिस्तान के जनरल कौन थे, जनरल याहिया खान, ठीक है। और जो जन आंदोलन उठा था आजादी का, उसको जबरन कुचलने की कोशिश की गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब होती है भारत की एंट्री, ठीक है। अब पूर्वी पाकिस्तान के लोग क्या होते हैं, भारत की तरफ आ रहे होते हैं, भारत से शरण मांगते हैं। और हमारे यहाँ पर शरणार्थी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, भारत से शरण मांगी जाती है। अब हम लोग तो भाई बहुत मतलब काइंड हार्टेड लोग हैं, इन्होंने शरण मांगी, हमने दे दी, ठीक है। हमने इन लोगों को शरण दी और फिर उसके बदले में हमने क्या किया, इन लोगों का समर्थन भी किया, इनका समर्थन किया, भारत द्वारा समर्थन किया गया। साथ ही साथ इनको पैसे से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड जो भी सहायता चाहिए थी वो भी हम लोगों ने इनको दी। और इसके कारण पाकिस्तान हमसे नाराज हो गया और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। अब देखो, इन लोगों के लिए हमने युद्ध भी सहन कर लिया, लेकिन इनको आजादी दिलाई। जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होता है, बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। अब पूर्वी पाकिस्तान क्या हो जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। और वो स्वतंत्र राष्ट्र कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश का निर्माण कब होता है, 1971 में। और भारत का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत ने इनका समर्थन किया, इनको पैसा भी दिया, इनको सेना भी दी, इनको शरण भी दी, ठीक है। तब जाकर बांग्लादेश का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात करें, जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश बनने के बाद इन्होंने क्या किया, संविधान निर्माण किया, अपना संविधान बनाया। और संविधान बनाते वक्त इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। किसको, बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश बनाने की घोषणा की। इन्होंने घोषणा करी कि जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम भी धर्मनिरपेक्ष देश होंगे, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब एक ऐसा देश जो किसी भी धर्म को ज्यादा ना मानता हो, सर्वोपरि ना मानता हो, जिसके लिए सारे धर्म बराबर हो, ठीक है। यानी धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं करेगा, लोकतांत्रिक है, जनता की बात मानेगा, समाजवादी है, समाज कल्याण की बातें करेगा। ऐसा देश बांग्लादेश बना, ठीक है। आप देखेंगे, मतलब बात की गई, संविधान में ऐसा बोला गया, बना कि नहीं बना वो आगे देखते हैं। तो क्या होता है, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, जो इन्होंने बनाया था अभी, ठीक है, बनाया था, क्या बनाया था भाई, संविधान बनाया था, उसमें करते हैं 1975 में एक संशोधन। और संशोधन में क्या कहते हैं कि जिस संसदीय प्रणाली को इन्होंने अपनाया होता है उसको खत्म करके ये क्या करते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली ले आते हैं, ठीक है। अब अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, एक ही हेड होता है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति हेड है देश का, तो सारी पावर उसी के हाथ में होगी, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली ले आते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, अवामी लीग। अब क्या होता है, और साथ ही साथ अवामी लीग को एक दल ये पूरे मतलब पूरे बांग्लादेश में घोषित कर देते हैं। और बाकी जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स और अपोजिशन पार्टीज होती है, उन सबको खत्म करके बांग्लादेश में एक ही पार्टी को बोला जाता है, मतलब एक ही पार्टी छोड़ दी जाती है, जिसका नाम होता है अवामी लीग। और अब वो अवामी लीग का लीडर कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब क्या होता है, इसी वजह से 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान है, सेना द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। कब, 1975 में, जब ये बेचारा घोषणा करता है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली आएगी, तभी क्या हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसा पाकिस्तान में आपने देखा कि जब कुछ नहीं सूझता था तो वो सैनिक शासन ले आते थे, तो इनको भी कुछ नहीं, सेना ने इसकी हत्या करके क्या किया, नए सैनिक शासन की स्थापना करी। और इनका जो शासक था वो कौन था, जियाउर रहमान। कौन था, जियाउर रहमान। ये बनता है बांग्लादेश का नया शासक, सैनिक शासक। और इसकी पार्टी होती है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और शेख मुजीबुर रहमान की कौन सी पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, ठीक है। तो नेशनल पार्टी, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, वो 1979 में चुनाव होता है। और 1979 के चुनाव में ये क्या हो जाती है, ये पार्टी आपकी जीत जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो है जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी जाती है। और जियाउर रहमान की हत्या के बाद
जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जिनका नाम होता है एच.एम. इरशाद। क्या नाम होता है? एच.एम. इरशाद। वो जो है सैनिक शासन की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ लेकिन सैनिक शासन की स्थापना तो कर देते हैं, लेकिन अब जनता जो है बहुत ज्यादा विरोधी हो चुकी है। अब उन्हें लोकतंत्र चाहिए ही चाहिए, ठीक है, हर हालत में उन्हें लोकतंत्र चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें अब लोकतंत्र की मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन इतने प्रबल हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि किसी भी लीडर का वहां पर टिके रहना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो क्या करता है, इसी वजह से, इस मतलब दबाव की वजह से इरशाद को, किसको, एच.एम. इरशाद को क्या कराने पड़ते हैं, चुनाव कराने पड़ते हैं। और चुनाव करा के 5 वर्षों के लिए वो राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है 1990 में क्या होता है, विरोध के कारण, लेकिन विरोध अभी भी बढ़ा हुआ है, विरोध खत्म नहीं हुआ। इरशाद राष्ट्रपति बन गया लेकिन विरोध खत्म नहीं होता है। तो क्या होता है 1990 में, यानी कि 1990 में जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इरशाद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद से हटना पड़ा और उसे राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो 1990 में वो राष्ट्रपति पद छोड़ देता है। और उसके बाद 1991 में क्या होता है, 1991 में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि 1991 में फाइनली कहीं जाकर बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। और कैसा, अब जैसे इन्होंने एक दलीय व्यवस्था कर दी थी तो उसको भी हटा दिया, बहुदलीय व्यवस्था रहेगी, चुनाव होंगे प्रॉपर्ली और लोकतंत्र कायम रहेगा, ऐसा 1991 में बोला गया था। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान से अपनी सरकार बनाता है, अपनी राजनीति चलाता है और जाकर 1991 में एक लोकतंत्र बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल की अगर हम बात करें ना, नेपाल कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं, एक छोटा सा देश है जिसमें राजतंत्र और लोकतंत्र को लेकर बार बार जो है वो कन्फ्लिक्ट होता रहा है। ठीक है, मतलब राजतंत्र आया, लोकतंत्र आया, जनता ने विरोध किया, इस तरीके से व्यवस्था चलती रही। तो पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था। ठीक है, तो राजा और लोकतंत्र समर्थकों ने में जद्दोजहद चलती रही बहुत ज्यादा। इनमें ऐसे मतलब कन्फ्लिक्ट था कि भाई कभी लोकतंत्र समर्थक लोग हावी हो जाते थे, कभी राजा। लेकिन इस स्थिति में देखने को मिला कि जो राजनीति है उस पर माओवादी लोगों का प्रभाव जो है बढ़ जाता है। ठीक है, माओवादी लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों व माओ, अब ये जो कन्फ्लिक्ट है ये किसी दो के बीच में, जैसे पहले क्या था, सिर्फ राजा और लोकतंत्र समर्थकों के बीच में युद्ध था। ठीक है, लेकिन अब एक ट्रायंगुलर जो है कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसमें राजा एक तरफ है, लोकतंत्र समर्थक एक तरफ है और माओवादी लोग एक तरफ है। ये ट्रायंगुलर जो है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें राजा की सेना है, लोकतंत्र समर्थक लोग हैं और माओवादी लोग हैं, जो जिनके बीच में ये संघर्ष चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन इसी कन्फ्लिक्ट के बीच में 1990 में, यानी कि 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग इन लोगों ने उठाई। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी मतलब इसी के चलते आगे 2008 में जाकर कहीं राजतंत्र को ये लोग समाप्त करा पाते हैं, राजतंत्र की समाप्ति होती है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। कब होती है, 2008 में। और 2015 में जाकर, देखिए बहुत रिसेंटली, अभी इनका अराउंड 10-11 साल हुए हैं। ठीक है, 2015 में इनके संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, 2015 में जाकर कहीं आज से 11 साल पहले इन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया था और 2008 में ही क्या हो गया था, राजतंत्र से लोकतंत्र में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपका नेपाल का टॉपिक। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा ही टॉपिक था। ऐसे ही आपका है भूटान। भूटान भी ज्यादा बड़ा नहीं। भूटान में क्या है, भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब राजतंत्र भी है, संविधान भी है। ठीक है, और लोकतंत्र भी है। अब वो कैसे, ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैम तो कह रही है राजतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है और संविधान भी है, ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकते हैं, हो सकती है, भूटान में हो सकती है। ठीक है, तो भूटान में क्या है, 2008 में संवैधानिक राजतंत्र की बात की गई। ठीक है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र कैसा कि राजतंत्र होगा, राजा होगा, लेकिन राजा किसका हेड होगा, राजा देश का हेड होगा। जो जैसे कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है पूरे राष्ट्र का हेड, नाम मात्र का शासक होता है लेकिन वो, ठीक है, मतलब उसके पास पावर नहीं है लेकिन वो हेड है। उसी तरीके से यहाँ पर भी राजा जो है उसके पास उतनी पावर नहीं है, लेकिन देश का सर्वोच्च अधिकारी अगर कोई है तो वो राजा है। ठीक है, और संविधान भी है, यानी कि राजा भी किसके अंडर रहकर काम करेगा, संविधान के अंडर रहकर काम करेगा।
और जो एक्चुअल पावर है, जो मतलब रियल पावर है, वो किसके हाथ में होगी? जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री हैं, रियल पावर उन लोगों के हाथ में होगी। जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी मतलब देश के लिए करना है, ठीक है, वो सबका मतलब जैसे हमारे यहाँ पर संसद में सारे निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो वो सब कौन करेगा? वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करेंगे। लेकिन जो अगर देखा जाए तो लीडर अगर पूछा जाए कि कौन हेड है देश का, तो वहां पर राजा जो है वो हेड होगा। तो संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि देश का लीडर, देश का हेड तो राजा होता है, लेकिन उसको किसके अंडर रहकर काम करना पड़ता है? संविधान के अंडर रहकर काम करना पड़ता है। और बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून बनाने हैं जनता के लिए, देश के लिए, वो कौन बनाता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो कार्यपालिका के रूप में और काम करते हैं, विधायिका के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो देश का हेड होता है राजा और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री यहाँ पर। ठीक है, तो बात करें तो राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में ये उभरा। ठीक है, राजा लीडर रहा, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र भी कायम हुआ। लोकतंत्र कैसा? जहाँ पर बहुदलीय लोकतंत्र है, यानी कि किसी एक दल का दबदबा नहीं है, बहुत सारे दल हैं, उसमें से जनता जो है वो अपने बेस्ट को, मतलब जो उनको अच्छा लगता है उसको चूज करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे बाकी मतलब आगे का चैप्टर रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहली बात तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको मतलब नहीं मिल रही है वीडियो, तो चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप बहुत इजीली जाके उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है और वहां पर आपको सारी वीडियोस अभी तक की मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप मतलब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ ही साथ आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है, तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो सब आप तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।